हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने आपको बोल रखा है, जो भी पढ़ेंगे डेप्थ में पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, अपना एजेंडा है ना। चलिए, तो आज नया टॉपिक चालू करते हैं। अपना नया टॉपिक है आज का कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो अब तक अपन ने फंक्शन को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लिए, कैसे प्रूविंग करनी, सारा पैटर्न देख लिया है। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो दो टॉपिक आते हैं इसमें, एक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इसी पर बेस्ड दूसरा टॉपिक है फिर इनवर्स फंक्शन। और फिर इनवर्स की काफी ज्यादा एप्लीकेशन है आगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें एप्लीकेशन आएगी। तो सारा जो कॉन्सेप्ट आया है वो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से ही आ रहा है। तो इसकी एप्लीकेशन हर जगह लगने वाली है। तो अपन इसको डेप्थ में देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है ना। इसके पहले मैं आपको बताता हूं, एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि होता क्या है ये। फिर अपन इसको मैथ के टर्म में देखेंगे। तो यदि प्रैक्टिकली बात करें तो आप सब लोगों ने बेटा 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम दिए है ना। 12th में आप फिर दोगे अभी। तो 10th क्लास में जब आपने बोर्ड की एग्जाम दी थी तो आपको यदि याद होगा, आप सबको रोल नंबर मिला होगा, राइट। तो जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे आता है, आप अपनी जो सीबीएसई की कॉपी है उस पे आपका रोल नंबर लिख लेते होगे, वो 8 या 10 डिजिट्स का जो भी रोल नंबर होता है, राइट। अब उसके बाद प्रोसीजर क्या चलती है, इसके बाद क्या होता है, जब वो कॉपी एग्जामिनर के पास आती है। तो जैसे मैं अभी एग्जामिनर हूं, मैं अभी 10th बोर्ड की कॉपीज चेक कर रहा था। तो होता ये है कि हमारे पास जब वो कॉपीज आती है तो हमें आपका रोल नंबर नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि यदि हमें रोल नंबर दिख जाएगा तो जनरली क्या होगा कि लोग उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, लोग कहीं ना कहीं से अपना रोल नंबर शेयर करके भाई मेरे पास ही। तो सीबीएसई उस प्रोसेस से बचने के लिए, है ना, उस प्रॉब्लम पे नहीं जाने के लिए क्या करती है, बेटर सिक्योरिटी के लिए सीबीएसई क्या करती है, उस रोल नंबर के सामने जो आपका रोल नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग एक नया कोड जनरेट कर लेती है। तो जो हर एक रोल नंबर आपको मिला हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग एक नया कोड जनरेट करके वो उस पर कॉपी पे चिपका देती है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक, 9 डिजिट का एक रोल नंबर लेट्स टेक। तो उसके करस्पॉन्डिंग सीबीएसई ने एक नया रोल नंबर बना के लिख दिया, सपोज एबीसीडी, लेट्स टेक एग्जांपल। तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होगा उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा एबीसीडी। अब एबीसीडी तो किसी को पता ही नहीं है वो किसका रोल नंबर था, समझ गए। ये केवल और केवल कंप्यूटर मशीन जो कोड जनरेट करती है उसको पता होगा। तो ऐसा सीबीएसई क्या करती है, जितने भी बच्चों के रोल नंबर होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक नया डेटा, एक नया रोल नंबर तैयार कर लेती है। वो वाले जो रोल नंबर है वो कॉपी पे पेस्ट कर देती है। और जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तब उसको पता ही नहीं चलता है वो कॉपी किसकी, क्योंकि नेम वगैरह तो लिखा नहीं होता है। उसको केवल और केवल एक कोड दिखता है। वो कोड किसी को नहीं पता है, केवल और केवल वो मशीन, जो कंप्यूटर मशीन जो जनरेट करती है, ये केवल उसको पता होता है। तो इस तरीके से सीबीएसई क्या करती है, सिक्योरिटी फीचर्स में ऐड करती है। इसको कोडिंग बोलते हैं बेसिकली। और इसके थ्रू आप सेफ एंड सिक्योर कॉपी चेकिंग हो जाती है बढ़िया तरीके से, कोई चीटिंग का केस ही नहीं होता है। अब इसमें हमने करा क्या है, बेसिकली यदि अपन प्रैक्टिकली देखें तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसमें हमने करा क्या है, हमारे पास जो डेटा था, डेटा कौन सा था, बेसिक डेटा था रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, जो कि नेचुरल नंबर अपन कह सकते हैं ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। फिर हमने क्या करा, एक दूसरा डेटा बनाया। दूसरा डेटा क्या है, दैट इज ऑल्सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट वो उन सारे रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग डेटा था। और एक सेट हमारे पास क्या है, एक सेट है हमारे पास नेम ऑफ द स्टूडेंट, या अपन कह सकते हैं स्टूडेंट का सेट है, ये भी कह सकते हैं ना। तो अपने पास बेसिकली कितने सेट हो गए, यहाँ पे 3 सेट हो गए, अपन ऐसा कह सकते हैं। एक अपने पास है स्टूडेंट्स, दूसरा है उनका रोल नंबर, और तीसरा अपन कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग रोल नंबर। तो जब मैं इसको फंक्शन की टर्म में कन्वर्ट करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो पहला फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट के नेम के करस्पॉन्डिंग एक रोल नंबर आने वाला है। तो यदि फर्स्ट फंक्शन में मैं वैल्यू पुट करूंगा स्टूडेंट का नेम, तो वो मुझे क्या दे देगा, उस स्टूडेंट का रोल नंबर दे देगा। ऐसा समझिए आप, है ना। तो पहले फंक्शन का क्या काम है, पहले फंक्शन का काम है जैसे ही मैंने बच्चे का नाम डाला वो मुझे रोल नंबर क्विकली दे देगा। ये फर्स्ट फंक्शन है। दूसरा फंक्शन मैं कह सकता हूं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहा है वो क्या करेगा, बच्चे का रोल नंबर जैसे ही मैंने उस पर डाला वो क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग कोड दे देगा जो कॉपी में लग जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर मेरा जो डेटा है वो दो टाइप से, दो फंक्शन है मेरे पास। पहला फंक्शन क्या करेगा, बच्चे का नाम डाला उसका रोल नंबर देगा। दूसरा फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही बच्चे का हमने रोल नंबर पुट किया है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो कोड जनरेट हो रहा है वो दे देगा। अब इसको आप ऐसा समझिए, इसको अपन थोड़ा सा डायरेक्ट वे में जाए तो हर एक बच्चे के करस्पॉन्डिंग मैं कह सकता हूं, हर एक बच्चे के करस्पॉन्डिंग में कह सकता हूं एक कोड जनरेट हो रहा है। मैंने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, जो बीच वाला जो रोल नंबर है इसको मैंने बाईपास करके हटा दिया। अब मेरे पास क्या बचा है, बच्चे का नाम और वो जो कोड जनरेट हुआ है वो। यदि मैं ऐसा समझूं
तो मेरे पास एक ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसमें बच्चे का नेम डायरेक्टली जो एक कोड जनरेट हो रहा है उससे रिलेटेड है। और ये ऑब्वियस सी बात है, हर एक बच्चे के करस्पॉन्डिंग एक कोड जनरेट हो रहा है, दैट्स ट्रू, क्योंकि पहले रोल नंबर हुआ, रोल नंबर से कोड हुआ। तो यदि मैं बीच वाली प्रोसीजर को हटा देता हूं तो मैं ये कह सकता हूं हर बच्चे के करस्पॉन्डिंग एक मेरे पास कोड जनरेट हो गया है। तो यहां से कहानी चालू होती है हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अब जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसी को अपन यहां पे देख लें। यदि उसी एग्जांपल को अपन यहां रिलेट करें तो पहले उसको देखिए कैसे होगा। यहां पे मेरे पास ए, बी और सी तीन सेट है। इसमें मैं ये कहने वाला हूं कि पहला सेट मेरे पास स्टूडेंट्स का सेट है। तो हर एक स्टूडेंट के जो सेट है मैंने उसको फंक्शन में डाला। फंक्शन में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एक मशीन होती है ना, जो अपन को कुछ ना कुछ आउटपुट देती है। तो उस फंक्शन में डालते ही मुझे क्या मिल गया, सेट बी मिल गया। सेट बी क्या है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट है, तो मुझे रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट मिल गया। फिर मैंने क्या करा, दूसरा फंक्शन जी फंक्शन मैंने जो बोला उसमें मैंने जब रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट डाला तो मुझे क्या मिल गया, कोड जो जनरेट हो रहा था वो मिल गया, जो मेरा सेट सी है। इस प्रोसेस को मैंने क्या कर दिया, बायपास कर दिया, हटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली सेट ए से सेट सी पे जा रहा हूं, डायरेक्टली सेट ए से सेट सी पे जा रहा हूं। तो ऐसा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्वेश्चन जनरेट होता है। तो इस प्रोसीजर को अपन बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। में दो फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करने वाले हैं। वो कैसे करने वाले हैं उसको अपन देखते हैं। तो दो तरीके होते हैं, तो अपन देखते हैं। पहला जो मैं बता रहा हूं आपको, GOF आपको मिलेगा लिखा हुआ दो जगह, दो चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी बेसिकली, GOF, FOG, है ना। इनको अपन को डिस्कस करना है, ये क्या होते हैं, ये कब यूज आएंगे और कब अपन इनको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी अपन कंडीशन अब देखने वाले हैं। तो बेसिकली यदि आप देखेंगे तो सेट ए की बात करूं, मैं थोड़ा सा डोमेन और रेंज पे आ रहा हूं। तो सेट ए की यदि मैं बात करूं तो सेट ए का डोमेन क्या है, सेट ए का डोमेन मेरे पास क्या है, दैट इज द नेम ऑफ द चाइल्ड। या स्टूडेंट का सेट है तो वो नेम कह सकते हैं अपन, नेम ऑफ द चाइल्ड, लेट्स टेक। और उसकी रेंज क्या है, मैं कह सकता हूं उसकी रेंज है वो रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट है। रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट का मतलब मैं कह सकता हूं उसकी रेंज है, और वो जो रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो कि रेंज है सेट जो फंक्शन में आई है, जो फंक्शन में बात कर रहा था, फंक्शन f का जो डोमेन था वो था नेम ऑफ द स्टूडेंट, में कह सकता हूं। वहां से मेरे पास रेंज आ गई जो कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट है, वो सेट फंक्शन का रेंज हो गया। अब जो नेक्स्ट फंक्शन जो मैं g बता रहा हूं, उस फंक्शन g की भी बात करूं तो उस फंक्शन g में डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, जो कि मेरे फंक्शन f का क्या था, रेंज था। तो मैं कह सकता हूं जब मेरा फंक्शन f का रेंज फंक्शन g का डोमेन बन रहा है, ये कंडीशन बता रहा हूं कि कब आप अप्लाई करेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब फंक्शन f का जो रेंज था रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट फंक्शन g के लिए डोमेन का काम करेगा, तब मैंने वापस फंक्शन g की रेंज निकाल ली, जिसको अपन कह सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। इस केस में आप कंपोजिशन फंक्शन निकाल सकते हैं डायरेक्टली g ऑफ f। कब निकाल सकते हैं, जब आपका फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है उसका जो रेंज होगा वो जो दूसरा फंक्शन है उस फंक्शन का डोमेन बन जाएगा, तब मैं डायरेक्टली फर्स्ट फंक्शन और जो सेकंड फंक्शन है उसको कंबाइन करके नया फंक्शन बना लूंगा, जिसको अपन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या GOF कह सकते हैं, या FOG। वो डिपेंड करेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या है। बट इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने क्या बताई है, इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने ये बताई है कि जो f का रेंज है, मैं कह सकता हूं रेंज ऑफ f शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ g। ये होना कंपल्सरी है ना, तभी अपन इस प्रोसीजर पे जाएंगे। तो अब अपन बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे आने वाले। तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, ताकि क्या हो जाए, ये जो सेकंड फंक्शन था इसकी प्रोसीजर पे अपन बार बार नहीं जाए, हम डायरेक्टली फर्स्ट से थर्ड पे चले जाएंगे। तो अपन अब देखने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, अपन कुछ एनसीईआरटी के डिस्कस करते हैं। कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि जो फर्स्ट फंक्शन जो f है उसका जो रेंज है जो सेकंड फंक्शन है उसके डोमेन के बराबर होना चाहिए। तो चलिए अपन एनसीईआरटी का एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल अपन यहाँ देख रहे हैं, वो आपको जो दिया हुआ है एग्जांपल 15 आपकी बुक में दिया हुआ है। एग्जांपल 15 आपका कहता है कि आपका एक फंक्शन है, ये आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था इनका क्या सेंस होता है ना, डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन, ये मैंने आपको सब बता चुका हूं। ये एक अपना फंक्शन है। दूसरा अपन को एक फंक्शन और दिया हुआ है g,
जिसके बारे में उसने बोला है 3 4 5 9 और 7 11 15। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, इसके आगे उसने बोला है f ऑफ 2 जो है वो 3 है, f ऑफ 2 जो है वो 3 है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ f ऑफ 3 जो है वो 4 है, देन f ऑफ 4 जो है वो 5 है, और f ऑफ 5 जो है वो 5 है। इसके अलावा g ऑफ 3 और g ऑफ 4, g ऑफ 3 g ऑफ 4 जो है वो 7 है। और क्या बोला गया है, और उसने बोला है g ऑफ 5 और 9 11 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके फंक्शन दिए हुए हैं, अब अपन को पता जो करना है वो है g ऑफ f पता करना है। क्या पता करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अपन को डिस्कस ये करना है यहाँ पे कि कैसे अपन g ऑफ f को फाइंड करेंगे। तो पहले तो अपन क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है जो यहां से यहां जा रहा है ना, डोमेन और कोडोमेन आपको बता रखा है मैंने। दूसरा फंक्शन जो यहां से यहां जा रहा है। अब इन दोनों फंक्शन को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसका मैं कह सकता हूं कि ये जो कोडोमेन आ रहा है, ये जो मेरा सेकंड फंक्शन है उसके डोमेन के बराबर आ गया है। ठीक है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसका जो मेरा कोडोमेन आ रहा है ये इसके डोमेन के बराबर आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं यहां से 2 बार जाने की बजाय मैं डायरेक्टली यहां से लेके यहां तक जा सकता हूं, सेट ए से सेट सी तक मैं डायरेक्ट जाना चाहूंगा। अब वो कैसे करने वाले हैं उसके लिए अपन बता रहे हैं g ऑफ f। तो g ऑफ f का मतलब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे अपन को देखने के देखो 2-3 तरीके। तो पहले आप थोड़ा बेसिक से समझिए, यहां पे लिखा हुआ है f, तो मैं जो वैल्यू पुट करूंगा पहले फंक्शन f में पुट करूंगा। तो केस बनेगा, पहला केस है g ऑफ f। अब f में मेरे पास डोमेन क्या है 2 3 4 5, तो f की 4 वैल्यूज है। तो मैं पहले लिख रहा हूं g ऑफ f 2, मतलब मैं फंक्शन f में पहले वैल्यू पुट कर रहा हूं 2। लिखना है पैटर्न, ध्यान से देखिए। इसको मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं लिखूंगा g ऑफ f ऑफ 2। ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं पहले फंक्शन f की बात चल रही, तो फंक्शन f की 4 वैल्यूज है 2 3 4 5। अब उसमें मैं क्या करने वाला हूं, f में पहले 2 डाल रहा हूं, तो f ऑफ 2 निकाल रहा हूं। अब f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दिखती है मुझे, f ऑफ 2 की वैल्यू मुझे दिखती है 3। तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 2 की जगह मैंने लिख दिया 3। ठीक है, क्या किया मैंने, g ऑफ f ऑफ 2 था और f ऑफ 2 क्या दिखता है मुझे 3 दिखता है। तो ये क्या बन गया, g ऑफ 3 बन गया। और g ऑफ 3 की वैल्यू मुझे क्या दिखती है, g ऑफ 3 की वैल्यू मुझे दिखती है 7। तो मैं कह सकता हूं कि g ऑफ f 2 है। जब मैं 2 की बात करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 7। तो जब मैं यहां से चालू हो रहा हूं तो डायरेक्टली मैं कहां पे जंप करने वाला हूं, 7 पे जंप करने वाला हूं। तो ये तरीका था मेरा g ऑफ f निकालने का। तो अब मैंने इसमें क्या बाईपास कर दिया बीच वाला साइड, इसको मैंने बाईपास कर दिया, मैं डायरेक्टली 2 से 7 पे आ रहा हूं। तो इस पैटर्न से आप निकालिए। तो अपन को चारों वैल्यूज के लिए निकालना पड़ेगा। तो पहले मैंने 2 के लिए निकाल दी क्योंकि डोमेन अपन को f का देखना है ना, डोमेन f को देखना है क्योंकि g ऑफ f है। f और g नहीं निकालेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज उसकी इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं g ऑफ f, 2 की जगह मैं क्या कर रहा हूं 3 कर रहा हूं। तो 3 करते हैं, चलिए तो 3 करेंगे तो f ऑफ 3 निकालेंगे। ठीक है, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या दिखती है, अब देखिए f ऑफ 3 मुझे दिखता है 4, तो मैं लिख सकता हूं f ऑफ 3 की जगह 4। तो ये हो गया g ऑफ 4, और g ऑफ 4 क्या दिखता है आपको, वो दिखता है 7। इसका आंसर भी 7 आ गया। सिंपल तरीका है। इस क्वेश्चन में g ऑफ f पूछा है, f ऑफ g नहीं पूछेगा। f ऑफ g क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि डोमेन और रेंज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो इक्वल नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, ये तो इक्वल आ गए, वो डोमेन इसका और इसका डोमेन सेम आ गए। बट g के केस में ऐसा नहीं बन रहा है ना, ये सेम नहीं है ना, तो काम नहीं बनेगा। तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछेगा ये था, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो g ऑफ f 3 आ गया, फिर आप g ऑफ f 3 के साथ नेक्स्ट आ गया 4। इस पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, g ऑफ f ऑफ 4 बन गया। f ऑफ 4 की वैल्यू आपको क्या दिखती है, f ऑफ 4 की वैल्यू आप यहां से देखेंगे तो आपको दिखती है 5। तो ये बन जाएगा g ऑफ 5, और g ऑफ 5 की वैल्यू क्या दिखती है आपको, g ऑफ 5 की वैल्यू यहां से दिखती है 11। तो ये बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट भी निकालो आप, g ऑफ f ऑफ नेक्स्ट क्या अपने पास डोमेन में नेक्स्ट एलिमेंट है 5, तो ये बन जाएगा g ऑफ f ऑफ 5। और f ऑफ 5 क्या दिखता है आपको,
एफ ऑफ 5 दिखता है आपको 5, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 की वैल्यू आपको पहले से पता है वो 11, तो ये आपके आंसर्स आ गए। तो इस पैटर्न से आपको जी ऑफ एफ निकालना है। तो यदि आपको उसको सेट फॉर्म में लिखना है तो आपको सेट फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे पूछा नहीं बट आप चाहो तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2,7, 3,7, 4,11, 5,11। कोई पूछेगा तो सेट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक एग्जांपल क्लियर हो गया कि आपको कैसे इसको निकालना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल और देखते हैं। ये था आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 15 था। तो ऐसे अपना एक 16th एग्जांपल है। 16 एग्जांपल ज्यादा काम का है क्योंकि 16 एग्जांपल थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो ज्यादा आपको आगे काम आएगा और ये बहुत जगह काम आने वाला है। जो मैं 16th एग्जांपल बता रहा हूं ये आगे तक के लिए आपको काम आएगा। तो 16th एग्जांपल को देखें। अब इसमें बेसिकली दिया क्या है कि अपने पास दो फंक्शन है, दोनों R2 आ रही हैं, है ना, तो उसकी टेंशन ही नहीं है। मैंने आपको जो बताया था रेंज और डोमेन की बात कर रहा हूं, तो f फंक्शन f भी R2 आ रहा है और g भी R2 आ रहा है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन है वो सेकंड फंक्शन की अपना जो फर्स्ट फंक्शन का जो रेंज है सेकंड फंक्शन की डोमेन के बराबर होना चाहिए, तभी अपना काम बनेगा। ये अपन ने देख लिया, इसको कोडोमेन भी कह सकते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन को देखना है कि फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x क्या दे रखा है, cos x दे रखा है, और जो सेकंड दे रखा है वो आपको दे रखा है फंक्शन R2 R में ही है दोनों। सेकंड फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 3x² दे रखा है, ठीक है। तो यहां से तो अपना कंडीशन सेट हो रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब वो पूछ रहा है आपको बताओ g ऑफ f बताओ और f ऑफ g बताओ, g ऑफ f बताओ और f ऑफ g बताओ, और बताओ क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पहले तो उसका मतलब समझ लीजिए अपन को करना क्या है। तो g ऑफ f, तो g ऑफ f का मतलब होगा g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो अब इसमें करूंगा क्या मैं, इसमें बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ g ऑफ f ऑफ x, यहां तक तो आपको पता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन चालू होती है, तो इसके लिए करना क्या होता है, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। मतलब क्या है कि जो फंक्शन f है उसमें मेरे को x रखना है ना। इसका मतलब ये होता है ना कि f ऑफ यदि x है और यदि मैंने f ऑफ 1 लिखा है तो मतलब जो फंक्शन है मैं x की जगह 1 रखूंगा, यही मतलब होता है। यदि मैं f ऑफ 11 कर दूं तो इसका मतलब मुझे x की जगह 11 रखना है। अब मैंने क्या कर दिया है, यदि आप यहां ध्यान से देखें तो g ऑफ लेट्स टेक 2 है, तो मतलब मेरे पास जो g फंक्शन है मैं उसमें x की जगह 2 रखूंगा। बट अब मेरे पास क्या है यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो g फंक्शन है, मेरे पास जो g फंक्शन है उस g फंक्शन में मैं x के प्लेस पर f ऑफ x रखने वाला हूं। ये नई बात थी। यहाँ पर क्या करने वाला हूं मैं, फंक्शन जो g है उसमें x के प्लेस पर f ऑफ x रखना हूं। तो मेरे पास g फंक्शन कहां है, g फंक्शन ए रहा, उसमें मुझे क्या करना है, x के प्लेस पे किसको रखना है, f ऑफ x को रखना है, और f ऑफ x क्या है, cos x है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है ये। फिर से देखिए क्या बता रहा हूं मैं, जो मेरे पास g फंक्शन है उसमें x की जगह मुझे किसे रखना है, f ऑफ x को रखना है, और f ऑफ x क्या है, cos x। तो मैंने कुछ नहीं करा, x की जगह पे cos x रख दिया। इसको अपन ये भी कह सकते हैं 3 cos x, एक ही बात है। f ऑफ g को समझते हैं, तो मैं कह रहा हूं f ऑफ g मतलब f ऑफ g ऑफ x। इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ g ऑफ x। अब मुझे यहां पे क्या करना है, फिर से वही कहानी चालू हो रही है कि जो फंक्शन f है उसमें x की जगह g ऑफ x रखना है। तो फंक्शन f क्या है मेरा, cos x, उसमें x की जगह क्या रखना है, g ऑफ x, और g ऑफ x कितना है 3x²। तो यहां पे x की जगह मैं 3x² रख रहा हूं, तो मेरा आंसर आ गया cos 3x², ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों इक्वल हैं, मैं नहीं कह सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि f ऑफ g नॉट इक्वल्स टू g ऑफ f। तो ये हो गया पैटर्न निकालने का। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ध्यान से इस स्टेज पे आने के बाद देखना है कि जैसे जो g फंक्शन तो g ऑफ x होता है, तो x की प्लेस पे क्या आ रहा है उसको x की प्लेस पे रख दो। किस फंक्शन में रख दो, g फंक्शन में रख दो, क्योंकि g ऑफ x है, x की जगह f ऑफ x। सेम या f ऑफ g ऑफ x है, तो f फंक्शन में x के प्लेस पे g ऑफ x को रख दो। ये छोटा सा एग्जांपल था, ये आगे काम आएगा, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है।
नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अपन एनसीईआरटी का। एग्जांपल 17 देख रहे हैं। एग्जांपल 17 काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और ये इनवर्स ऑफ फंक्शन में काफी काम आने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है। क्योंकि जब अपन इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, उसमें ये वाला जो एग्जांपल है इसका काफी पोर्शन लगने वाला है। तो जो बेसिक एजेंडा है इनवर्स ऑफ फंक्शन का है वो यहीं से आएगा। तो एग्जांपल 17 को ध्यान से देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एग्जांपल 17 है। तो देखिए एग्जांपल 17 कहता क्या है, ये कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है f, कहां से कहां तक है ध्यान से देखिए, r-7/5। अब तक आपने ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखा, r-3/5। इसका क्या मतलब है कि जो डोमेन होगा वो 7/5 के अलावा सारी वैल्यूज रहेंगी, जो रियल नंबर। को डोमेन में 3/5 के अलावा सारा आएगा, ठीक है। मेरे पास दूसरा फंक्शन जो g है वो क्या है, r2 r-3/5। अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन और डोमेन एक्सचेंज हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना। आप यदि ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इनवर्स ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही यहां से आता है कि डोमेन अपना कोडोमेन से एक्सचेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स यहीं से आया, इसलिए अपन को कंपोजिशन ध्यान से समझना जरूरी है। तो यहां से अभी आप ध्यान से देखें तो देखिए इसका डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, ये एक्सचेंज दिखते हैं, देखिए एक्सचेंज हो गए ना ये। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आने वाला है, तो उसको ध्यान से देखिए एग्जांपल। और अपने पास डेफिनेशन क्या दी है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन दी है, और ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको डोमेन वाले लेक्चर में बता दिया था कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तभी तो r-7/5 की डोमेन आ गई। और जो दूसरा फंक्शन g ऑफ x है वो दे रखा है आपको, यहां से भी आप देख सकते हैं कि इसकी डोमेन की बात करूंगा तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाई r-3/5। ये अपन ने डिस्कस कर लिया डोमेन वाली वीडियो में, इसलिए मैंने आपको स्पेशल वीडियो लेक्चर डाला था। अब जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है, क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि g ऑफ f वो इक्वल है i, g ऑफ f इक्वल है i ऑफ b के, और f ऑफ g, और व्हाट इज a, सेट a अपना जो है वो ये है। अब इसमें एक बहुत डेप्थ वाली बात है, मैं आपको जो बताऊंगा, एनसीईआरटी में काफी अच्छी तरीके से तो नहीं लिखा हुआ है, बट नॉट इन वेरी गुड वे, वेयर फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू a, ये तो ठीक है, चलिए वो तो आप क्वेश्चन आप रीड कर ही लेंगे। अब मैं जो आपको काम की बात बताने वाला हूं वो ये है कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है g ऑफ f i b f o g i है। पहले तो मैं इसको समझाता हूं ये क्या बात है, क्योंकि अपन जब इनवर्स पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह ये वाली बात बार बार आएगी, वहां भी समझाऊंगा एक बार। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है। पहली बात तो i क्या डिनोट करता है, यहाँ पे i डिनोट करता है आइडेंटिटी फंक्शन को। तो मतलब i क्या है, इक्वल्स टू x फॉर ऑल x। तो यदि मैं i ऑफ a की बात करूंगा तो i ऑफ x हो जाएगा x फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू a। यदि मैं i ऑफ b की बात करूंगा तो वो भी x है, दैट फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू b। मतलब तो पहले आपने पढ़ा है ना टाइप्स ऑफ फंक्शन में, आपको पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मतलब जो वैल्यू पुट करोगे वही आंसर आता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑब्वियस सी बात है, यदि x में है तो इक्वल टू x हो जाएगा, y में तो इक्वल टू y हो जाएगा। ये तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये बता रहा हूं कि व्हाट इज g ऑफ f और यहाँ i ऑफ b क्यों लिखा हुआ है। ये बहुत डेप्थ वाली बात है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। जब हम पढ़ेंगे तो डेप्थ में ही पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, ये अपना बेसिक एजेंडा है। तो g ऑफ f i b का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखो, अपन g ऑफ f की बात करता हूं मैं, तो g ऑफ f का जो आंसर आएगा, g ऑफ f का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो जो g है वो g की रेंज होगा। कोडोमेन बोलो चाहे रेंज बोलो, अपन ये रेंज पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि g ऑफ f का जो आंसर आएगा, आंसर मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो g की रेंज होगी, क्योंकि जो भी आंसर आएगा g ऑफ समथिंग आएगा, और g ऑफ समथिंग का जो आंसर आएगा दैट विल बी द रेंज ऑफ g। आई थिंक इट इज क्लियर। और यदि मैं बात करूं f ऑफ g, यदि मैं f ऑफ g की बात करूंगा तो आंसर क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ समथिंग, व्हाटएवर इट कम्स इनसाइड द आंसर वुड बी द रेंज ऑफ f ओनली। आंसर क्या होगा, f की रेंज को तो डिनोट करेगा ना, क्योंकि मैंने बताया था ना जो आंसर होता है फंक्शन का आंसर दैट मींस द रेंज, वो किसकी होगी, f की रेंज होगी। तो अब यहां से आप थोड़ा सा इस चीज को वहां रिलेट करो, g ऑफ f का आंसर
जो आएगा वो जी की रेंज होगा, और जी की रेंज होगा तभी उसने आई ऑफ बी लिखा है। आई ऑफ बी क्यों लिखा है? क्योंकि यदि अपन सेट बी की बात करें तो सेट बी को देखिए आप क्या है, सेट बी क्या है, r माइनस 7/5। r माइनस 7/5 यहाँ पे किसकी रेंज को डिनोट करता है? आप यदि ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा कि वो g की कोडोमेन में अपन रेंज की बात करें तो g की रेंज को डिनोट करता है। आई थिंक ये बात क्लियर है। यदि मैं कह रहा हूं कि g ऑफ f का जो g की जो रेंज है वो यही तो है ना, देख लीजिए, तभी उसने आई ऑफ बी लिखा हुआ है, नॉट आई ऑफ ए। ये ए और बी लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं, वो एक्स आंसर आ गया, सब बात खत्म, आंसर तो आ गया, बट बेटा डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, एफओजी को देखिए, तो एफओजी में भी आप देखेंगे तो रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ एफ क्या दिखती है आपको, r माइनस 3/5, और r माइनस 3/5 ये रहा आपका सेट है, तो ये दैट इज वाई इसने यहां पे क्या लिखा हुआ है, आई ऑफ ए लिखा हुआ है। तो जो x डिनोट जो बिलोंग करेगा वो इस सेट को करेगा, और यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा वो इस सेट को बिलोंग करेगा। ये बताना जरूरी है कि वो आई ए है और आई बी है, क्योंकि जब अपन इनवर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, कभी n हो जाएगा, कभी z हो जाएगा, और ये लिखकर भी आना पड़ेगा, वहां नंबर भी कटेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको डेप्थ में बता दिया कि जो फंक्शन है g उसका जो रेंज होगा यहां पर वो वाला सेट आने वाला है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, अब तक अपन ने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको पता करना है जी ऑफ एफ और एफ ओ जी, और प्रूफ करना है कि वो ये है ना, ये आपको प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए प्रूफ पे लग जाते हैं। तो वही काम करते हैं अपन जो अब तक करते आए, सिंपल सा अपन लिखेंगे, पहले तो जी ऑफ एफ पे आते हैं। चलिए, तो जी ऑफ एफ जब अपन इसको लिखेंगे तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या अपन, मैंने आपको बताया था लास्ट एग्जांपल में कि जो g फंक्शन है, g फंक्शन में x के प्लेस पे f ऑफ x को रख देंगे, ये बताया था, g फंक्शन में x के प्लेस पे f ऑफ x को रखेंगे। तो चलिए g फंक्शन कहां है, g फंक्शन ये रहा, तो g फंक्शन में x के प्लेस पे, g फंक्शन में x के प्लेस पे किसको रखना है, f ऑफ x को रखना है। f ऑफ x कौन है, ये रहा, बस ये जो तरीका बता रहा हूं उसको याद रखें, बस अब कुछ नहीं करना है आपको। इसको यदि आपको जब सॉल्व करना होगा तो आपको एलसीएम लेना आता ही है, ये मैं करके नहीं बताने वाला हूं, आप 12th क्लास में हैं, ऑब्वियस ही बात है, मैं ये नहीं करके दिखाऊंगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर जाएगा x, बस इतना मैंने आपको बता दिया। ये पैटर्न बताने का था, ये तो आपको 6, 7, 8 क्लास में आपने पढ़ रखा है, इसको आप कर लेना, इसका आंसर x आएगा। x नहीं आ रहा मतलब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको सुधारो, सही करो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ करना है तो आंसर x ही आना चाहिए। दूसरा, इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, जिसको अपन लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। उसके लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन f है, फंक्शन f है उसमें x की जगह g ऑफ x को लिख देंगे। तो फंक्शन f क्या दिखता है मेरा, 3x + 4 अपॉन 5x - 7। इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें मुझे x की जगह g ऑफ x लिखना है, और g ऑफ x क्या है, ये है मेरा g ऑफ x। बस इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके भी आपका आंसर x ही आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं कहना है, इसके बाद आपको कहना है कि दैट मींस, कहां लिख दूं, क्वेश्चन को इरेज करके लिख दूं, दैट मींस आई कैन से, दैट मींस आई कैन से कि जो g ऑफ f है वो किसके बराबर आ गया है, i ऑफ किसके बराबर, क्या लिखूंगा मैं, सेट a लिखूंगा, b क्या तरीका बताया था कि जो g की रेंज है, g की रेंज क्या है, किसको बिलोंग करती है, b को, तो g ऑफ a i b आ गया, और देखिए वही प्रूफ करना था। और सिमिलरली आप लिख देंगे कि जो f ऑफ g है किसके बराबर होगा, यहाँ पे f की रेंज देखना है, f की रेंज क्या है, किसको बिलोंग करती है, सेट है, दैट इज i ऑफ a। ये दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि आंसर x आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन x होता है। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनवर्स में भी लगने वाला है। अब दो छोटे छोटे एग्जांपल और देख लेते हैं इसके बाद। यदि आप वीडियोस देख रहे हैं
तो कमेंट जरूर करिए, जैसा मैंने आपको सारे वीडियोस में कह रहा हूँ, सो दैट आई कैन गेट टू नो दैट हु ऑल आर द स्टूडेंट हु आर वाचिंग माय वीडियोस, है ना। अच्छा लगे तभी शेयर करिए, है ना। आई एम नॉट हियर अ मार्केटिंग एजेंट, आई एम अ टीचर, सो आई कैन नॉट से यू टू शेयर ऑल द टाइम like generally YouTuber says that first thing you have to do, subscribe my channel, like my video, है ना, and you know they say share also. I'll never say. Being a teacher does not allow me to say, you know, false statement. I'll say only if you like it, then only, especially because I'm a mathematics teacher, so I'll not say. हाँ, बट कमेंट जरूर करिए, है ना। कमेंट इसलिए करिए आप ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग जो देख रहे हैं, स्पेशली हु आर द स्टूडेंट हु आर वाचिंग माय वीडियोस, है ना, मुझे ये पता चलना चाहिए कि कौन से एरियाज के बच्चे देख रहे हैं। स्पेशली कमेंट में ये जरूर लिखिए कि आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, आई बिलोंग टू यूपी, जयपुर, और व्हाटएवर स्टेट और व्हाटएवर स्कूल, योर नेम स्पेशली मेंशन इट, सो आई विल गेट टू नो, आई विल बी इन टच विद यू गाइस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और कहता है, एग्जांपल 18 और देख लेते हैं। एग्जांपल 18 कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है f of a to b। फंक्शन कहां से कहां तक है? a to b है। दूसरा फंक्शन g है जो है b to c, ठीक है बात। और क्या कहता है? और ये कहता है आपको प्रूफ करना है कि जो g ऑफ f है वो 1 1 होगा, और दिया है आपको ये दोनों 1 1 है, ये दोनों क्या है? 1 1। चलिए, तो ये 1 1 फंक्शन तो अपन ने ऑलरेडी बहुत बार देख लिया है ना। 1 1 और 2 के अपन ने बेसिक केसेस डिस्कस कर लिए। इसमें कैसा होने वाला है इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा एक बार रिकैप लेते हैं। 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती थी कि कोई फंक्शन 1 1 कब होता था, उसके लिए हम क्या करते थे? हम लिखते थे सर f of x1 equals to f of x2 यदि है, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर यदि x1 और x2 इक्वल आते थे तो हम कह देते थे कि फंक्शन 1 1 है। यही काम करते थे। अब फंक्शन जो दे रखा है, अब g और f नहीं है, अब यहाँ g of f की बात चल रही है, तो अपन वही काम g of f के लिए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए करते हैं वही, यही सेम काम अपन g of f के लिए करते हैं। तो g of f x1, g of f, इनको मैं इक्वल लेके चलता हूं। यदि मैं इनको इक्वल लेके चलता हूं और मेरे को सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि x1 और x2 इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि जो फंक्शन g है, जो दोनों फंक्शन, जो g of f फंक्शन है, आई कैन से दैट इट इज 1 1 फंक्शन। यही कहानी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने कहा कि लेट g of f of x1 और g of f of x2 दोनों बराबर है, ये कहते थे। अब यहां पे ध्यान से देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं g of f of x1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है बात। अब मैं कह रहा हूं कि क्या मैं कह सकता हूं कि g of x1 और g of x2 बराबर है। यदि आप f of x1 को लेट्स टेक एनी एलिमेंट आप कंसीडर कर लें, f of x2 को कोई एलिमेंट कंसीडर कर लें, पहले तो इसका अपन रिजल्ट निकालते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग। यदि f 1 1 इसका क्या मतलब है कि f of यदि कोई एलिमेंट a1 है, दैट मींस a1 और a2 बराबर है। g यदि 1 1 इसका क्या मतलब है? यदि g of एनी एलिमेंट, तो कह सकता हूं, ठीक है बात। अब यहां पर क्या बात चलती है, ध्यान से देखिए कि g of f of x1 और g of f of x2 बराबर है। ये दो एलिमेंट मान सकता हूं मैं जो g के हैं, ठीक है बात। और यहां से आप देखेंगे तो जो रेंज है इसके कोडोमेन के बराबर है, तो ये f of x1 ही तो उसकी डोमेन में आने वाला है, तो ये इसका डोमेन ही है ना। और g of f of x1 और f of x2 बराबर है, तो मैं कह सकता हूं बिकॉज g is 1 1, तो आई कैन से ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? बिकॉज g is 1 1। और मैंने आपको बता दिया g यदि 1 1 फंक्शन है तो ये दोनों यदि इक्वल होंगे तो कब कब होंगे? जब p1 और p2 बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों p1 p2 थे। अब इसके बाद मैं क्या कह सकता हूं, यदि ध्यान से देखो तो f of x1 और f of x2 भी इक्वल आ रहा है, सेट ऐसे। तो f of x1 और f of x2 यदि इक्वल आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं x1 x2 भी इक्वल है, क्योंकि f 1 1 है। तो आई कैन से नाउ x1 equals to x2 बिकॉज f is 1 1। यदि f 1 1 फंक्शन है तो आपको पता है दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो 1 1 होगा। अब हम कहां से चले थे? हम चले थे यहां से कि g of f of x1 और g of f x2 को हमने इक्वल माना था। इनको इक्वल मान के x1 और x2 इक्वल आ गए, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं hence g of f is also 1 1 फंक्शन। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। सिंपल सा केस था। तो यहां तक अपन ने देख लिया है। तो
तो आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। अगेन आई एम सेइंग, वीडियोस में कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगेगा तो ही आप उसको शेयर करिए, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।